बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में आज एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर हमेशा किसी भी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को लेकर आते हैं। तो आज भी हमारे चैनल पर ऐसी एक शख्सियत हमारी मेहमान है जो कि एक हीरो बन चुके हैं। इनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ मैं आपके सामने करवाता हूँ, इसके बाद वो डिटेल तारुफ़ आपको ख़ुद देंगे। इनका नाम है सैयद तारिक शाह और इसके अलावा आपकी एक पहचान ये भी है कि आप जिस शख्सियत की औलाद हैं उनका एजुकेशन के फ़ील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था, सैयद खालिद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद तारिक शाह, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक, आप मुझे ये बताएंगे कि आपका पूरा नाम क्या है? मैंने तो सैयद तारिक शाह कह दिया, लेकिन इससे पहले भी कोई साबिका या कोई और आगे लाहिका हो तो ज़रूर बताइए। नहीं, बिल्कुल यही पूरा नाम है। अच्छा। और आपने बिल्कुल सही नाम लिया। अक्सर लोग हुसैन लगा देते हैं, अच्छा, लेकिन आपने ये अली लगा देते हैं, लेकिन ये पूरा नाम सैयद तारिक शाह। ठीक। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर हुसैन या अली भी लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बात, लेकिन नाम एक पहचान होती है। बिल्कुल। तो तारिक, मैं आपको तारिक के नाम से पुकारूंगा क्योंकि इंटरव्यू के दौरान इतना लंबा नाम जो है ना वो थोड़ा सा। आप जो मुझे आप ये बताइए कि आप जो मैंने अभी तारुफ़ करवाते वक्त एक नाम लिया सैयद खालिद शाह साहब का, आप माशाल्लाह से उनके साहबजादे हैं और आपने जिस तरह से उनका बीड़ा संभाला है उसको आप लेकर आगे चल रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सैयद खालिद शाह साहब एक बहुत हरदिल अज़ीज़ शख्सियत थी और आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ था एजुकेशन से, लेकिन बदकिस्मती से या फिर जो अल्लाह पाक ने तकदीर में लिख दिया होता है, आपकी शहादत हो गई कुछ अर्सा पहले और हम एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से महरूम हो गए। लेकिन उसी प्रोजेक्ट को, उसी मुहिम को लेकर आगे उनके बेटे चल रहे हैं तारिक शाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो आपको तारिक कैसा लगता है जब आपको याद किया जाता है आपके वालिद के नाम से, आपसे जब बात की जाती है, उनके कामों का जिक्र होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है उसको? देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात यूँ भी लगती है कि एक किसी भी बेटे को अपने वालिद के साथ मुंसलिक किया जाए, और मैं ही समझता हूँ कि एक बेटे के लिए फ़ख्र का मुकाम होता है। मेरे लिए तो बहुत है कि मैं अपने फ़ादर की जो लेगेसी है उसको आगे लेके चल रहा हूँ, और उनका जो मिशन था, उनकी जो एक सोच थी, उसको मैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाऊँ। तो ये तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है। और उनके जो कह लें कि उनके इंतकाल से 5-6 साल पहले पहले उनके साथ अटैच था, और ये मेरा भी एक जज्बा था कि जो खिदमत वो कर रहे हैं उसमें मैं उनका हमेशा हाथ बटाऊं, और अब जब मुझे मौका मिला है कि फ्रंट लाइन पर आके उन्हीं के मिशन को आगे लेकर चलूं, तो मेरे लिए कम से कम एक बहुत फ़ख्र का मुकाम है। तो तारिक, आप ऐसा फ़ील करते हैं कि आप उनके जिस लेवल पर वो काम करते थे उस लेवल को आपके यकीनन कोशिश होगी कि आप उसको छुएं। आप कितना % ख़ुद को कहते हैं कि इस वक्त आप उनके जो काम का लेवल था उसको आपने हासिल करना शुरू कर लिया? देखिए, उनकी तो जिस वर्किंग कैपेसिटी थी वो तो शायद ही पूरी हो सके, क्योंकि जिस तरह वो दिन रात लगे रहते थे, जिस तरह वो डेडिकेशन के साथ फुल्ली जो है काम करते थे, तो मैं अभी तक जो समझता हूँ, जो अभी तक मेरा सफ़र गुजरा है, 50% भी मैं शायद मुश्किल से कवर कर पाया हूँ। जो जिस तरह वो काम करते थे, मैं तो आज ये भी सोचता हूँ कि वो दिन में इतना टाइम निकालते कैसे थे कि वो इतने सारी चीज़ें अचीव कर लेते थे एक दिन के अंदर। तो उसमें अभी हमें वक्त लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है, एक तजुर्बा था उनका, एक उन्होंने लंबा टाइम गुजारा था और एक एक्सपीरियंस था उनका, तो वो उस पे पहुंचने में तो टाइम लगेगा, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन, उनकी गाइडलाइंस आज भी हमारे साथ है। जो फूड स्टेप्स सैयद खालिद शाह साहब ने छोड़े हैं उस पर मुकम्मल अमल करने की कोशिश है तारिक शाह की, और इनके काम को देखते हुए हम ये कह भी सकते हैं कि ये माशाल्लाह से उस पर बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और उसका जो समर है, उसका जो फल है वो हमें नज़र भी आएगा। अच्छा तारिक, हमने स्टार्ट क्योंकि शाह साहब के याद से लिया, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना ये तारुफ़ करवाएं कि शाह साहब का और फिर आपका एजुकेशन से किस तरह से ताल्लुक़ जुड़ा, और इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जो हम एसोसिएशन की आपकी बात करते हैं, तो ये एसोसिएशन क्या है?
देखें, एक तो इसमें यह है कि फादर वाज बाय प्रोफेशन अ बैंकर, वो पहले बैंक में थे। और स्कूल का ख्याल इसलिए आया क्योंकि जिस तरह नेशनलाइजेशन हो गई थी, उसके बाद जो एक गैप क्रिएट हुआ, तो एक मैं कहूँ कि पहले एंसेस्टर्स में उनके लोग एजुकेशन में मौजूद थे। मास्टर यासीन जो हैं, जो उनके नाना थे, वो अलीगढ़ कॉलेज में मैथ्स के टीचर और बोर्डिंग इंचार्ज थे। तो वो एक जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस थी उनकी उस एजुकेशन के साथ, और जज्बा था कि खिदमत अलीगढ़ इंडिया। यस, अलीगढ़ इंडिया, मोहम्मदन यूनिवर्सिटी जो कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वहाँ पर बोर्डिंग के इंचार्ज थे और मैथ्स के टीचर थे। तो वो जज्बा तो था उनके अंदर। जब ये अपॉर्चुनिटी सामने आई तो 1977 में जब डी नेशनलाइजेशन हुई, उसका ऐलान हुआ, तो फिर हमारी फैमिली के अंदर जो हमारी फुप्पो थी, जो उनकी सिस्टर्स थी, वो भी उन्होंने बीएड्स और एमएड किए हुए थे। तो फिर एक डेवलपमेंट ये हुई कि अब क्यों ना स्कूल खोला जाए, और इस इलाके के अंदर जो एक लोग डिप्राइव्ड हैं एजुकेशन से, तो वो एक चीज़ स्टार्ट की है ताकि उनको एजुकेशन दी जाए। तो वो 1977 से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो आज अल्लाह का शुक्र है उसको कायम दायम रखा हुआ है, एक्सपैंड भी हो रहा है। 42 ईयर्स हमारे हो चुके हैं हमारी स्कूलिंग सिस्टम को। तो इस तरह से है। दूसरी चीज़ ये है कि एसोसिएशन जो का क़याम जो 1990 में पेश आया, वो ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर 1977 से डेवलप होना शुरू हुआ दोबारा से, तो ऑब्वियसली फिर मसाइल भी आने शुरू हुए गवर्नमेंट की तरफ से, जो इश्यूज़ थे कलेक्टिवली उनको डील करना था। तो फिर एक सोच बनी कि क्यों ना अब एक कलेक्टिव एक बॉडी बनाई जाए जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे। तो 1990 में से पहले ही सोच स्टार्ट हुई, कुछ कलेक्टिव माइंड बैठे, काम स्टार्ट हुआ, लेकिन उसको वक्त लगा एक मुहिम को पूरा डेवलप होने में। तो 1990 में जाके एक एसोसिएशन कायम हुई, ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध। तो आज उसको 30 इयर्स हो चुके हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो बस ये जब काम स्टार्ट हुआ, फिर ऑब्वियसली पे मसाइल बढ़ते हैं, उसको डील करना, प्रोएक्टिवली डील करना। तो उनमें जज्बा तो था ही कि खिदमत खल्क करनी है, और हमेशा वो यही कहा करते थे कि ये जो एजुकेशन है ये औलियाओं और वलियाओं का मनसब है, नबवी पेशा है, नबवी पेशा है। बिल्कुल। तो इसके अंदर तो हमें बिल्कुल अपनी सिंसेरिटी 150% डालनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसी जज्बे से वो काम करते थे। तो यही एक वजूहत हैं जिसकी वजह से हर स्कूल ओनर जो है वो उनको अपना मसाइल बताते थे, और वो मैक्सिमम हद तक जो है जाकर उसको हल करने की कोशिश करते थे। राइट। तो ये ऑल पाकिस्तान नहीं है, ये ऑल प्राइवेट है। ये ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध, ये सिंध लेवल की है। और 2005 में, क्योंकि जब प्रोविंशियल लेवल पे तो काफ़ी हद तक उन्होंने मामला डील कर लिए थे, फिर 2005 के अंदर एक सोच ही डेवलप हुई क्यों ना पूरा पाकिस्तान एक हो जाए। पहले प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग एसोसिएशंस बनी हुई थी, तो उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक फेडरेशन बनाना, तो वो भी खालिद शाह साहब ने सर अंजाम दिया। और 2005 के अंदर एक बॉडी तश्कील दी गई जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन काउंसिल पाकिस्तान। अच्छा। जिसमें सारी एसोसिएशन मेंबर बनी, और ये फेडरेशन आज भी कायम है। और ये फेडरेशन मास लेवल पे जो पाकिस्तान के इश्यूज होते हैं स्कूल्स के, उनको डील कर रहा होता है। उसको कौन लीड करता था? स्टार्टिंग में तो फादर थे, सैयद खालिद शाह साहब जो हैं वो फाउंडर चेयरमैन थे। फिर उसके बाद वो रोटेशन पे चलती है सारे मामला। तो अब वो जो चेयरमैनशिप है वो KPK में है, नज़र हुसैन साहब उसके चेयरमैन हैं। राइट। तो गवर्नमेंट के साथ जो एक पैरेलल एक डीलिंग होती है, वो आप उससे कर रहे हो? जी बिल्कुल, वफाकी गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल। तो अभी बीच में पिछले 7 सालों से जो थोड़ा सा गैप आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि वो हुई है 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को इख्तियारात दे दिए गए। पहले ये इस वक्त की आसानी ये थी कि फेडरल मिनिस्टर से आपने जाके बाद एक डील कर ली तो सारे प्रोविंसेस में डील हो गया। तो अभी भी टफ है, लेकिन NEC नेशनल एजुकेशन काउंसिल अपना किरदार अदा करती है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अलावा सिंध की जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट की जो बनी हुई है वो फॉलो हो रही होती हैं? जी बिल्कुल, फॉलो तो हो रही होती हैं, लेकिन हमारी बारहा गवर्नमेंट से यही अपील रही है, और जितने मिनिस्टर्स आते हैं, कि हर चीज़ जो होती है वो, चाहे आप एक बिल्डिंग ही क्यों ना ले लें, अगर वो 10 साल 20 साल के बाद उसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं उनकी अमेंडमेंट ज़रूरी होती है। हालात चेंज होते हैं, मौके चेंज होते हैं, सिनेरियोस चेंज,
तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गवर्नमेंट के अंदर वो ऑल्ट्रेशन नहीं हुई, उसमें अमेंडमेंट्स नहीं आई, जिसकी वजह से आज मसाइल पैदा हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो चेंज हो जाती है, अमेंडमेंट हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट के कामों में चेंज, गवर्नमेंट अमेंड हो जाती है लेकिन उसके डॉक्यूमेंट अमेंड नहीं होते, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और काफ़ी पुराना, वो हम जब छोटे होते थे उस वक्त पढ़ते थे कि वो राशिद और सलीमा जो है वो अपनी अम्मी के साथ फल लेने गए, 10 रुपए के उन्होंने जो है वो 2 दर्जन सेब लिए, 2 किलो सेब लिए और 2 दर्जन ऑरेंजेस ली, और वो उसके तकरीबन मेरे ख्याल से हमारे वालिद ने भी यही पढ़ा होता था कि 10 रुपए किलो थे। फिर हमारे दौर में भी 10 और उसके बाद भी वो 10 ही चल रहे हैं, अभी तक 10। वो हमें अमेंडमेंट नज़र नहीं आती। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी 1 to 5 का नया सिलेबस बन गया, ठीक है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि वो इंशाल्लाह 2021 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। like it is the change of the curriculum or the करिकुलम चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये आई है कि सिंध के अंदर स्पेशली जो बहुत बड़ा एक फ्लॉ था कि आज भी हमारा बच्चा GW बेसिक और फ्लॉपी डिस्क पढ़ा था, तो उसकी भी बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स आ गई हैं और अब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और उसमें कोडिंग ये सब चीज़ें USB तक आ चुके हैं। आ चुके तो काफ़ी चेंजेस आई हैं इसमें, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आनी चाहिए और चेंजेस करनी चाहिए। अगर हम आज भी इस पर रुक जाएंगे और 10 साल बाद दोबारा हम इस पर सोचेंगे कि भाई अब चेंज करना है, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वो नाज़रीन कहा जाता है ना कि नथिंग इज़ परमानेंट बट द चेंज, तो चेंज जो है वो परमानेंट होता है। चेंज हमें करते रहना चाहिए। हम एक जगह अगर एक ही काम करते रहेंगे तो ठहरा हुआ जो पानी होता है वो भी गंदा हो जाता है, तो इसलिए हमें मूव करते रहना चाहिए। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है इसका तो हमारे टीचर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस हवाले से कि वो इस ऐलान के इंतज़ार में होते हैं कि छुट्टियों का ऐलान कब होगा और वो एसोसिएशन कब करेगी, फिर हम उसे फॉलो करेंगे। तो उस हवाले से बहुत अच्छी तरह से हमारे जो नाजरीन हैं उनमें जो टीचर्स कम्यूनिटी है वो ज़रूर जानते होंगे इन सारी चीज़ों को, और तारिक शाह साहब को भी ज़रूर जानते होंगे कि ये वो शख्स है जिनकी लीडरशिप में ऐलान हो रहा होता है कि कल छुट्टी होगी या नहीं होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होती है। बिल्कुल होता है। रात को 12 बजे जाकर अनाउंसमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर वो नोटिफिकेशन जो है निकलता है और वो फिर टिकट्स चल रहे होते हैं कि जी छुट्टी होगी। बच्चे कंफ्यूज, पेरेंट्स कंफ्यूज। तो इसमें कोई आप लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाई है कि उसको कहा जाए कि उसकी टाइमिंग ऐसी हो कि जिसमें इन टाइम बता दिया जाए ताकि मेंटली डबल माइंड ना हो रहे हों बच्चे भी और असल में एक पूरी एक्सरसाइज होती है। इवन अगर एसोसिएशन भी अनाउंस करती है तो उसमें थोड़ा वक्त इसलिए दरकार होता है क्योंकि हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और डिफरेंट रीजन्स उन सब से मुशावरत कर रहे होते हैं कि उनके एरियाज़ में क्या सिनेरियो है, क्या हालात हैं, उसकी बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। और हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि गवर्नमेंट अपने तौर पर डिसीजन लेकर अनाउंस करे। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेट हो रही होती है, गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, तो फिर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फिर हमें मजबूरन अनाउंस करना पड़ता है कि क्योंकि जो कन्फ्यूजन आप सही कह रहे हैं जो क्रिएट हो जाती है कि भाई आया स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, तो एक क्लियर स्टांस किसी की ना किसी तरफ से आना चाहिए। तो हम पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट को देते हैं कि वो खुद से अनाउंस करें। अगर वो नहीं करते तो फिर हमें मजबूरन इसको स्टेप अप करना पड़ता है। एग्जैक्टली जैसे हम उसमें भी देखते हैं रुयत हिलाल कमेटी जो होती है वो जाकर तरावियाँ होने के बाद तरावी भी हो जाती है अगले दिन की, और वो चांद फिर नज़र आ जाता है कि चांद हो गया, और मेरे ख्याल से वहाँ भी मुशावरत और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसमें तो एक साइंसी तरीका, एक साइंस के जो हमारे वज़ीर हैं वो ले आए, लेकिन मेरे ख्याल से एसोसिएशन में कोई ऐसा साइंसी तरीका नहीं हो सकता जो हम लेकर आए। नहीं, इसमें काफ़ी हद तक जो है वो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस हो चुका है। पहले ये होता था कि मीडिया वालों को फ़ोन किए जाते थे, फिर वो कम्युनिकेट किया जाता था। अब फिर SMS आए, अब मामला इतना तेज़ हो गया कि अब एक 1 क्लिक व्हाट्सएप पे मैसेज जाते हैं और वो पूरे मीडिया को इन्फॉर्म हो जाता है कि हमारा स्टांस क्या है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एडवांसमेंट आ रही है इसके अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो चीज़ आएंगी। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र ही है कि अब हमारे मुल्क के अंदर इतनी स्ट्राइक्स, इतनी अनसर्टेनिटी नहीं रही, तो अल्लाह का शुक्र है हालात भी बेहतर हैं, तो अब हमें ये डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रेट। अच्छा तारिक, आपने माशाल्लाह से एकेडमिक्स आपकी कहाँ की हैं और कहाँ तक का आपका जो बेसिकली मैंने बीकन हाउस से ONA लेवल्स किया था। फिर उसके बाद फिर मैं चला गया था मलेशिया सनवेज यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने ACCA किया है। राइट। फिर उसके बाद वापस आया हूँ तो फिर यहाँ स्कूलिंग सिस्टम में
इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि फैमिली पूरी इन्वॉल्व है हमारी एजुकेशन में। राइट। तो बस हमने बचपन से यही देखा है, स्कूल और स्कूल और स्कूल। राइट। तो बस हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन थी इसके अंदर कि भाई हम स्कूल के अंदर आएँ। बाहर से हम पूरे सिस्टम देख कर आए थे मलेशिया से कि कैसे चल रहे होते हैं स्कूल, तो वो कोशिश ये की कि यहाँ भी इम्प्लीमेंट किए जाएँ वो सारे मामला। सो इन मलेशिया यू डिड योर ACCA एंड देन आई केम बैक टू कराची। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किसी एजुकेशन की डिग्री में आपने? नहीं, एजुकेशन की डिग्री में। राइट। और डू यू थिंक कि क्योंकि आपका जो O and A लेवल्स है वो बहुत डिफरेंट है हमारे जो मैट्रिक सिस्टम है उससे, या आगा खान एजुकेशन सिस्टम जो है उससे, डू यू थिंक कि हम हैंडल कर पाते हैं फिर स्टूडेंट्स को या एजुकेशन को जब हम अपनी जो GC की या O लेवल्स A लेवल्स कर लेते हैं? जी। तो मुश्किल होती है, चैलेंजेस आते हैं सामने? नहीं, बिल्कुल आते हैं। और मैं एक बात बताऊँ आपके, बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि हमारे मुल्क का अलमिया है बेसिकली कि हम एडवांसमेंट की तरफ बहुत कम जाते हैं। क्योंकि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैं कोशिश ये करता हूँ और अब इस पोजीशन में हूँ कि मैं कुछ चेंज ला सकूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि जितनी भी कमेटीज़ में हम बैठते हैं हम यही गाइड करते हैं कि आप उस बॉडी को बेंचमार्क बनाएं जो एक रिकग्नाइज बॉडी है, जो पूरी दुनिया में एक सिंबॉलिकली मानी जाती है एग्जामिनेशन बॉडी जो है। तो आप उसी पैटर्न पे चलें, उसी पैटर्न पे आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर आएँ। और बच्चों को भी हम अब जिस तरह हम लेकर चल रहे हैं तो काफ़ी हद तक हमने बोर्ड्स को भी मोटिवेट किया, अब वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और बच्चों को भी मैं ही समझता हूँ, मुझे तो हेल्प मिली काफ़ी कि मैंने जिस प्लेटफॉर्म से मैंने स्टडीज़ ली, तो अब मैं अपने स्कूल के बच्चों में हम वही चीज़ें इंकलकेट करने की कोशिश करते हैं, उस रोड लर्निंग को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे जो है ना वो अपने कॉन्सेप्चुअल बेस चलें। जब तक कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं चलेंगे तो आगे जाके जो हमें एक फ्लॉ नज़र आता है कि बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन जॉब नहीं कर पाता सही तरह, अपने एक प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उतना अपना कारआमद साबित नहीं हो पाता। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा रोड लर्निंग की तरफ रहा है। तो हमें इस तरफ बच्चों को लेकर आना है ताकि वो कॉन्सेप्चुअल रहें। दूसरी चीज़, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जब मैं यहाँ कराची वापस आया तो हमें यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, डिफरेंट वर्कशॉप, सेमिनार्स जो एजुकेशन के हो रहे होते हैं, एडवांसमेंट के हो रहे होते हैं। तो उसमें भी मैंने काफ़ी इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज और ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें मैं अटेंड करता हूँ पर्सनली, खुद जाकर भी। टीचर्स तो हमारी स्कूलों की जाती हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी हद तक हो सके मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व हूँ ताकि नई डे टू डे जो एक टेक्निक्स होती हैं, टीचिंग टेक्निक्स, उसमें भी हमें पता चले। वरना तो हम गए थे अमेरिका और एक बंच ऑफ एजुकेशनिस्ट को हम वहाँ लेकर गए थे और हमने वहाँ के स्कूल विजिट किए, हमने वहाँ की आइडियोलॉजीज़ ली कि आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को और क्या आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि बच्चा जो है वो आपके पास फुल टाइम रहता है, वहाँ 5 बजे तक होती हैं स्कूलिंग्स जो होती हैं। तो किस तरह जो है वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, आप क्या करिकुलम लेकर चल रहे हैं, तो वो हमने उसको स्टडी किया और इंशाल्लाह अब इस आने वाले वक्तों में हम यहाँ पर भी उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि जो स्कूल्स हैं वो अपने बच्चों को एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ भी लेकर आएँ और एजुकेशन तो दे ही रहे हैं। अच्छा तारिक, आप मुझे ये बताइए कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स की बात हुई, आपने कभी, आप बीकन हाउस में माशाल्लाह से आपने पढ़ाई की है, तो कभी गवर्नमेंट स्कूल्स का एज ए स्टूडेंट कभी दौरा हुआ आपका? नहीं, अनफॉर्चुनेटली एज अ स्टूडेंट तो कभी नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आए तो फिर विजिट्स हुए। तो वो याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे अफ़ज़ा मेरा होता था जहन में। बिल्कुल ऐसी है। और मैं तो अक्सर लोगों से ही कहता हूँ, ये इंग्लिश का मुहावरा है ना, नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। तो हम पहले कभी प्रिंसिपल के उस तरफ बैठते थे, आज हम इस तरफ बैठते हैं। तो एक अच्छी फीलिंग होती है। और मैं आपको बताऊँ कि उस्ताद चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो लेकिन वो उस्ताद रहता है और उसकी कदर, उसकी इज़्ज़त जो है ना हमेशा करनी चाहिए। और आज भी मुझे अपने स्कूल के अगर पुराने टीचर्स मिलते हैं तो मैं उसी अदब से और उसी लिहाज से बातें करता हूँ और उनके आगे हम आज भी नहीं बोल सकते। टीचर्स के फ़ोन आते हैं दरअसल वजह जब हम अब एसोसिएशन में तो स्कूल के मसाइल होते हैं, टीचर्स के मसाइल होते हैं, तो मेरे अपने टीचर्स भी मुझसे रब्ता करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो इस काबिल अब मुझे समझते हैं कि मैं उनके मामला देख सकूं। अब कहीं कहीं आजकल के जो हम असातिज़ा में भी देखते हैं, कुछ जगहों पर ऐसा हो, मतलब मैं पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ख़ास जगहों पर ऐसे होते हैं कि जो शायद वो स्टूडेंट का और जो टीचर का एक डिफरेंस होता है, वो जो एक डिस्टेंस होता है, उसको वो कायम नहीं रख पाते।
जिसकी वजह से मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को एक शय मिलती है, जिसे कहेंगे बिल्कुल कह कि वो सकते मजीद हैं। आगे जो बढ़े। आज जो स्टूडेंट जो थोड़ी बहुत कंप्लेन आती है कि बच्चे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल स्कूल नहीं में है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, टीचर की बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो टीचर को देखिए हर एक चीज़ में है, अगर माँ बाप होते हैं तो वो बच्चों के साथ फ्रेंडली ज़रूर होते हैं, लेकिन वो अपनी एक रेट ज़रूर कायम रखते हैं। बिल्कुल, कि आप अगर कभी अपने वालिद के कंधे पर हाथ रख के नहीं चलेंगे, दोस्त के साथ आप चलेंगे, बिल्कुल। वैसे सेम आप तो इसी तरह टीचर का है, क्योंकि वो रूहानी उस्ताद है, बिल्कुल। उस रूहानी माँ बाप की तौर पे है। वो तो कहते हैं ना, आसमान से आपको जो है वो माँ बाप नीचे लेकर आते हैं और नीचे से आसमान तक आपको जो है वो उस्ताद लेकर जाता है, बेशक। और एक ही शख्सियत में अल्लाह पाक ने दोनों माँ और बाप रखती माँ हैं, बाप रखती हैं, तो वो बेशक। डबल रिस्पेक्ट बनती है उनकी। तो अभी असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिस्पेक्ट को खुद कायम करवाएं, रोल मॉडल सामने बिल्कुल रखें रोल खुद को। मॉडल सामने है। अगर देखें हम ये कहें कि बच्चों को कि भाई सिगरेट ना पियो, हाँ, और कोई दूसरा उसके सामने बैठ के सिगरेट पी रहा हो, तो वो तो बच्चा फॉलो करेगा ना, गालियां दे रहे होते हैं, एग्जैक्टली। सिगरेट ऐसी पी बहुत रहे हैं, सारी इसके साथ मिसालें भी बहुत सारी हैं। चीज़ें। तो हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जब टीचर या उस्ताद या एक फ़र्द एक उस्ताद बनता है, टीचर बनता है, तो वो इस बात को सोच समझ कर आए कि अब उसकी ड्यूटी क्या है। इसकी ड्यूटी सिर्फ क्लास में नहीं है, उसकी ड्यूटी ओवरऑल है, उसके अपने कैरेक्टर में उसको अब टीचर बनना पड़ेगा। उसने पूरी एक सोसाइटी बनानी है, सोसाइटी बनानी है। अगर वो स्कूल से निकलने के बाद अगर वो भी शरारतें करता हुआ पाया गया टीचर, तो फिर तो बच्चा देखेगा ना कि क्या हुआ, तो उसको अपनी ज़िंदगी में उस्ताद बनना पड़ता है। बिल्कुल। तो और जो भी आए ये उसको एज अ खिदमत समझ कर आए। बिल्कुल। देखिए हर चीज़ में पैसे तो ज़रूर हैं, आपको घर चलाना है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप खिदमत समझ के कोई काम करेंगे उसका तो ज़्यादा सवाब है, और आपकी इंटेंशन जब क्लियर होती हैं तो आप अच्छा डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। जैसे नाज़रीन, वो कहा जाता है ना कि बीवी जो है उस पर ससुराल वाले जो लोग हैं शौहर के अलावा, उनकी खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वो उनकी खिदमत करती है, माँ बाप की खिदमत करती है अपने सास ससुर की, तो उसको और ज़्यादा सवाब मिलेगा। वो पाबंद नहीं है उसकी, लेकिन उसे इसका सवाब मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो सेम अगर टीचर ये सोच कर आता है, बिल्कुल अब पेट सबके साथ लगा हुआ है और खाना पीना सब ने होता है, अपना जो भी ब्रेड एंड बटर है वो करना होता है, लेकिन कम से कम अगर हम ये सोच के साथ आ जाएं कि हमने क्योंकि टीचिंग करनी है, और टीचिंग करते वक्त हम पूरी सोसाइटी को बना रहे होते हैं, हमने डॉक्टर्स भी लेकर आने होते हैं, इंजीनियर्स भी लेकर आने होते हैं, पायलट्स भी लेकर आने होते हैं, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है कि हमने इंसान की जो इंसानियत है उसको सामने लाना होता है। तो उसके लिए टीचर को रोल मॉडल बनना ज़रूरी होता है। तारिक, ये तो बड़ी हमारी जो है ना बहुत जिसे कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें हुई। इस सारी बातों के होने के बाद, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? देखिए एंटरटेनमेंट के लिए अब तो पहले बहुत ज़्यादा इंतजामात किए जाते थे। अच्छा। कि वो कैसेट लेकर आना और मूवीज़ देखना, ये करना, VCR वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मूवीज़ का जो शौक़ है मुझे, अब वो सिनेमाज भी फिर हम जाते थे, लेकिन अब इतना आसान हल हो गया कि एक मोबाइल के अंदर जो है ना वो सारी वीडियोस मौजूद हो जाती हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या नेटफ्लिक्स आ गया। हाँ, नेटफ्लिक्स बिल्कुल ऐसी है। तो नेटफ्लिक्स पे अक्सर सीजन हम देख लेते हैं उस पर। और जब भी मुझे टाइम मिल रहा होता है, मैं कोई रिलैक्स करना चाहता हूँ ऑफिस में, तो मैं नेटफ्लिक्स ऑन करके अपना सीज़न ऑन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ उसको। तो बाकी मुझे याद है बचपन के अंदर जो है वो मैं एक ड्रामा बने बहुत पसंद था। अच्छा। और मैं स्कूल के बाद फ़ौरन जाता था और टीवी के आगे बैठता था, खाना जब खाता था, तो एक ड्रामा आता था पसे आईना। अच्छा। तो वो पुलिस पे था बेसिकली। हाँ, तो बचपन से कुछ फाइटिंग और फिक्शन मूवीज़ का शौक था, तो पसे आईना मुझे बड़ा पसंद आता था। उसमें मेरे ख्याल से वो खवातीन की एम्पावरमेंट पे था, रुबीना अशरफ वो उसमें इंस्पेक्टर होती थी और वो जाके छापे मारती थी, और वो बड़ा अच्छी स्टोरीज होती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो वो विमेन एम्पावरमेंट आपको पसंद थी या वो ड्रामे का जो कंटेंट था वो अच्छा लगता? बेसिकली देखें उस वक्त तो खैर इतनी नोआ होती नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, लेकिन छोटे थे हम, लेकिन उस वक्त ये ज़रूर था कि उसका कंटेंट अच्छा था, उसमें सबक आमोज चीज़ें होती थी कि आप एक एपिसोड थी, हर एपिसोड उसमें मुख्तलिफ होती थी, वो सीरीज थी, तो उसमें कोई भी एक इंसिडेंट लेकर उससे उसके एंड में सबक आमोज एक मैसेज होता था कि आप अगर ऐसा करेंगे तो उसका अंजाम ये होगा। तो बड़ा एक अच्छी चीज़ होती थी, एक इंटरेस्ट डेवलप होता था, और थोड़ा फाइटिंग भी थी उसके अंदर, थोड़ा सा पुलिस एलिमेंट आया था, पूरा एक मसाला एक साथ मिल जाता था। बाकी कार्टून्स भी हम देखते थे, शॉर्ट
कैट्स आता था बचपन में, अच्छा, और वो पावर रेंजर्स आता था। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें स्कूल टाइमिंग के बाद तो हम बैठ टॉम के एंड देखते थे। जेरी और ये वाला दौर तो आपको नहीं याद होगा? टॉम जब एंड जेरी शुरू-शुरू तो में था। शायद मैंने बहुत कम देखा हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखी थी मैंने। पता नहीं क्यों बचपन से कुछ इस तरफ फिक्शन की तरफ है हम। अच्छा, तो फिर तो आपको पबजी भी अच्छा लगता होगा? नहीं, पबजी नहीं है। अच्छा। लेकिन वो पबजी आजकल वीडियो गेम्स में जो आ रहा है, हाँ। तो वो मैं अब थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ उस चीज़ों को, Right. क्योंकि जो मैं जिनके कार्टून्स के नाम ले रहा हूँ उसके अंदर फाइटिंग तो थी, लेकिन उसके अंदर किसी इंसानी जान कोई का ज़िया नहीं नजर नुकसान आता नहीं होता था, लेसन होते थे लेसन्स होते थे कोई ना कोई, कि भाई तुमने गलत काम किया है, तो बिल्कुल। ये तो एक अच्छा आदमी होता था, एक बुरा आदमी होता था, दोनों लड़ते थे बिल्कुल। और जीत हमेशा अच्छाई की होती थी। बिल्कुल। लेकिन ये जो आजकल CS आ गया, पबजीज आ गए, इनके अंदर जो है ना वो फाइटिंग है, किलिंग है बेसिकली इसके अंदर। right, तो बच्चों के अंदर जो माइंडसेट डेवलप हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। बिल्कुल, वो आज- बड़ा ही किसी जैसा कहते हैं ना कि वो टेरर टाइप की चीजें आ रही जुनूनी हैं बच्चों जुनूनी में, जो है ना बिल्कुल। वो एक एलिमेंट बच्चों के अंदर बिल्कुल, आता जा रहा है, बिल्कुल। और उनके लिए अब गन्स, किसी को मारना हाँ, एक वो ऐसे कुछ ही है भी जैसे एक नहीं वीडियो होता। गेम। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक बड़ा गलत एलिमेंट है जिस तरफ हमारी अब नई जनरेशन जा रही है। तो मूवीज वगैरह पाकिस्तानी आपने देखी? जी, पाकिस्तानी मूवीज़ तो अब काफ़ी डेवलप हो गए, पहले तो इतना रुझान नहीं था अच्छा। हाँ मूवीज़ देखने का पाकिस्तानी, लेकिन अब काफ़ी देखी, जैसे कि खुदा के लिए मूवी आई थी पाकिस्तानी, सिनेमा पे देखते हैं सिनेमा आप? पे बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल पाकिस्तानी और मूवी। इसके और मैं अलावा? कोशिश करता हूँ, मैं मेरी अपनी पर्सनल कोशिश होती है कि कोई भी पाकिस्तानी मूवी अगर आज थिएटर में लगती है तो मैं खुद जाकर देखूँ, क्योंकि उसका एलिमेंट ये तो होता ही है एंटरटेनमेंट, लेकिन एक एलिमेंट ये होता है कि हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, बिल्कुल, ओन करें, पाकिस्तान को। प्रमोट करें। अगर हम सिनेमा जाएंगे तो शायद उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी सिनेमा को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल। और नाजरीन, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी और इंडस्ट्री से या किसी और मुल्क के कंटेंट से हम जेलसी रखते हैं। मसला ये होता है कि आप ऐसा ना करें कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। आप कम से कम अपनी चीज़ को तो पहचानें, अपनी चीज़ को तो लाइक करें। अगर उसमें कुछ लाइक करने का है या डिसलाइक करने का है, उसे डिस्कस भी करें, ताकि अगर बुरी चीज़ है तो वो अच्छी बनकर सामने आए। इट डजेंट मीन कि आप उसे देखें ही नहीं। बिल्कुल, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। जब तक किताब नहीं खोली तो आपको कैसे पता चलेगा किताब में क्या लिखा है? तो इसलिए जब भी हम कभी पाकिस्तानी कंटेंट की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दूसरे मुल्क का जो कंटेंट है उसको ना देखें। आप बिल्कुल देखें, लेकिन कम से कम अपने कंटेंट को भी पहचानें। आपके रुबीना अशरफ का हमने नाम लिया अभी। रुबीना अशरफ, इट मीन्स कि आपको उनकी एक्टिंग अच्छी भी लगती होगी। इसके अलावा कोई मेल एक्टर ऐसा ड्रामा का कोई है जो आपको? ये काफ़ी यहाँ पे आ गए हैं, जैसे हमारे यहाँ जो बाबर थे, बाबर अली जी, और हुमायूं सईद हो गए। राइट। ये बड़े अच्छी एक्टिंग करते हैं और बड़े कन्फाइंड तरीके से चीज़ों को लेकर आप सामने आ रहे हैं कंटेंट में, तो ये अच्छे लोग हैं। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आजकल में जैसे ड्रामे घर में हमारे चल ही रहे होते हैं, जी। तो हम ड्रामे भी देख रहे होते हैं या मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो अब जो हमारे यहाँ एक्टर्स की डेवलपमेंट हुई है, तो अब ना सिर्फ मूवीज़ में बल्कि ड्रामों में भी आपको इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स नज़र आएंगे। और आप ये देखेंगे कि भाई ये हमने पिछले महीने देखा था, नया आया था, और अब आप देखें इसकी एक्टिंग कितनी ज़बरदस्त हो गई। ऐसे वो जैसे कहते हैं ना फ्लरिश होना। तो अब हमारी एक छोटे से चैनल के ऊपर भी जो है ना वो एक तरह इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अब मैं सच्ची बताऊं, कोई भी एक एक्टर या कोई एक्ट्रेसेस चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्टिंग सबकी हो रही है, अब हर रोल में आपको डिफरेंट कोई अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल कि भाई इसने ये रोल किया बड़ा अच्छा, इसने ये रोल किया ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है। कोई ऐसा कोई है जिसे आप समझते हो कि वो हर फन मौला है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये तो मतलब सब में बेस्ट है, ये तो इसको कुछ भी दे दिया जाए तो ये एक्टर, जिसे असल एक्टर कहते हैं, कि आप कुछ भी दे दें तो इसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखती, जो कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं, इसमें दो नाम मैं आपको बताऊं, एक तो बुशरा अंसारी, राइट, और एक जावेद शेख साहब। ग्रेट। दोनों ऐसे एक्टर हैं, सीनियर हैं, और अभी भी मैं ये देखता हूँ कि इतने यंग उसमें वो आते हैं, रोल्स के अंदर आते हैं, और उसको बखूबी जो है वो इतना निभा रहे होते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं, यार ये तो बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे एक यंग एक्टर कर रहा होता है। इनके बुशरा अंसारी और जावेद शेख जो है वो हमारी बेहतरीन पहचान है। बिल्कुल। अच्छा, गाने सुनते हैं? गाने सुनने होते हैं लेकिन बहुत कम।
बहुत कम सुने हैं, लेकिन जो कम सुनते हैं वो कौन से होते हैं? उसमें बचपन से 2-3 जो हमारे सिंगर्स हैं उनके साथ काफ़ी एफिलिएशन हुई मेरी। अच्छा। जैसे हमारे आतिफ असलम है, अच्छा। तो और फ़ाखिर हो गए, उनको भी काफ़ी सुना हमने। फिर जो है फाखिर को हारून के साथ सुना है या हारून के साथ सुना? हारून के साथ आवाज़ बैंड था जी, आवाज़ बैंड था, बिल्कुल ऐसी। और जो गाने ज़्यादा मुझे कंटेंट जिनका अच्छा लगता है, इनकी वर्डिंग्स अच्छी लगती हैं, वो है स्ट्रिंग्स। अच्छा, जो बिलाल मकसूद ग्रुप है, और फैसल जी हैं, बिल्कुल। दोनों जो हैं उनकी जो कंटेंट है गानों का, उसमें लिरिक्स है, उसमें थोड़ी एक सॉफ्टनेस है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से वो लिखते भी बिलाल मकसूद ही हैं। बिल्कुल लिखते हैं। और वो तो एक जिसे कहते हैं अनवर मकसूद साहब लिखते हैं, एक इस तरह ज़्यादातर उनके अनवर मकसूद साहब कंटेंट बनाते हैं उसका, माशाल्लाह से। इमराना मकसूद हो गई, अनवर मकसूद हो गए, फातिमा सुरैया भजिया हो गई, पूरा ख़ानदान एक तरह से हमारे लिए, जैसे आपने भी एजुकेशन फैमिली की बात की अपनी, इसी तरीके से वो भी एक इंटेलेक्चुअल फैमिली चली आ रही है। अच्छा, खाने के शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं कि भाई खाने के लिए जिंदा ना रहा करो। अच्छा। खाने पे थोड़ा कंट्रोल करो, इसलिए वेट भी पुट ऑन हो जाता है मेरा। अच्छा, इतने ज़्यादा लग नहीं रहे कि बहुत ज़्यादा खाते होंगे? तो वो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। अच्छा। और क्योंकि थोड़ा सा एक मार्जिन हमें इसमें भी मिला कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 15 डेज हॉस्पिटलाइज था। राइट। तो अराउंड आप समझ लें मैंने 25 kg लूज़ किया था। अच्छा। उस हॉस्पिटलाइजेशन में। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रहा है, वापस आ रहा हूँ मैं। यानी उस वक्त उसको आपने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लिया था कि 25 kg आपका कम हो गया, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाया मैं। लेकिन ये है कि खानों का शौक़ है, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जो है वो ट्राई करने का शौक़ है मुझे। और क्योंकि मेरे फादर अक्सर ही कहा करते थे कि भाई अगर घूमने जाना है तो तारिक से पूछ लो रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा होगा। रेस्टोरेंट अच्छा, तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप थोड़ा रिव्यू दें, हमारे नाजरीन को भी पता चले कि कराची में इस वक्त बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है? देखिए, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट के हैं। अगर आपको अरबिक फूड खाना है तो अल अरासी है। अल अरासी जी, ये अरबिक फूड में ज़्यादा है। फिर आप थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल की तरफ चले, वो सिर्फ चले हैं देसी फूड की तरफ, तो मुझे थोड़ा सा वो आप कह लें कबाब चीज़ बेहतर लगता है, उसका टेस्ट बेहतर है। सज्जाद रेस्टोरेंट बेहतर है। तो और थोड़ा सा आप उसकी तरफ आ जाएँ, उसकी तरफ इटालियन कॉन्टिनेंट, हाँ, तो नैंडोज एक ज़माने में काफ़ी मेरा फेवरेट रहा। तो इस तरह से मेरी थोड़ा सा ये, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊं जहाँ थोड़ा सा पीस मिले मुझे, सुकून मिले मुझे। तो मेरा अक्सर रुझान जो है वो या तो हाईवे की तरफ रहता है या फिर दो दरिया की तरफ रहता है आउटिंग्स के लिए अपनी। क्योंकि वो हाईवे में ज़्यादा तर कहाँ, वो एक मेरे ख्याल से हबीब, शायद अल हबीब रेस्टोरेंट और कोयला रेस्टोरेंट है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सज्जाद रेस्टोरेंट प्रेफर करता हूँ। पता नहीं क्यों एक लॉयल्टी सी बन जाती है ना एक रेस्टोरेंट के साथ, एक उनसियत हो जाती है। एग्जैक्टली। तो जब भी मैं अगर दो दरिया भी जाता हूँ तो मैं सज्जाद रेस्टोरेंट में जाके बैठता हूँ। तो इनकी ओनर से भी अच्छी है हमारी बातचीत, तो बड़ा अच्छा वहाँ पे खाना लगता है मुझे। डिफरेंट ये दो दरिया वाले, कोलाची वाले, अल अरासी वाले, ये सुन लें आप लोगों की तारीफ तारिक शाह ने की है, तो अब आपने कुछ ना कुछ सपोर्ट तारिक शाह को दूसरे वे में भी करना होगा इंशाल्लाह ताला। खाने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इन्हीं रेस्टोरेंट से हट के? अगर घर में भी हम कहें, वो क्या चीज़ है जो आप ज़्यादा पसंद? सब्जियों में अगर कहा जाए तो भिंडी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ। ग्रेट। और अगर इस वजह से तो पसंद नहीं कि लेडी फिंगर कहते हैं या ओकरा पे पसंद है? नहीं, वैसे ऊपर ही पसंद है। अच्छा। तो क्या नाम है, भिंडी मैं शौक से खाता हूँ। और बल्कि जब काफ़ी रेस्टोरेंट में घूमना हुआ तो भिंडी के अलग अलग स्टाइल टेस्ट करने को मौका मिला। अच्छा। तो उसके अंदर जो है वो फ्राई भिंडी भी खाई, दूसरी भिंडी भी खाई। हाँ, तो अक्सर मैं घर में आगे फरमाइश करता हूँ भिंडी ऐसी बननी चाहिए। तो ये है। मीट आइटम के अंदर मुझे अचार गोश्त पसंद है। अच्छा। तो मैं अचार गोश्त प्रेफर करता हूँ घर में। खट्टे के आप हैदराबादी तो नहीं है? नहीं, हैदराबादी नहीं है, लेकिन थोड़ा चटपटा, और उसमें कह लें कि चिकन आइटम जो होता है उसके अंदर में आप कह लें कि कढ़ाई जो है ना उसमें पसंद आती है। तो इस तरह से तो कढ़ाई कौन सी आपको, वो वाइट कढ़ाई या जो रेड कढ़ाई होती है? रेड कढ़ाई थोड़ी स्पाइसी, क्योंकि तेज मिर्चों वाली। हाँ, तेज मिर्ची तो नहीं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मैं इतनी मिर्ची नहीं खाता। अच्छा। माइल्ड होती नहीं चाहिए, लेकिन फीके खाने मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, नॉर्मल मसाला होता है। तो तारिक जो है वो प्योर कराचाइट हैं, लेकिन
पहले गेस्ट हैं मेरे जिन्होंने बिरयानी का और हलीम का नाम नहीं लिया, वरना जो गेस्ट मेरा आता है मेरे चैनल पे उनसे जब मैं फेवरेट खाने का पूछता हूँ सबसे पहले वो कहते हैं बिरयानी और हलीम, और फिर मैं उन्हें कहता भी हूँ कि आप कराची का बंदा और बिरयानी और हलीम पसंद ना करें तो कहते हैं बिल्कुल सबसे पहले बिरयानी और हलीम का नाम लेंगे। लेकिन आप पहले शख्स हैं, आपने ये रिवाज तोड़ दिया कि जिन्होंने उससे हट के भी कोई बिल्कुल ऐसी। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि एपेटाइजर्स के अंदर जो है ना वो आपका होता है एक ढाका चिकन। अच्छा, हाँ, ये बड़ा अच्छा आइटम होता है एपेटाइजर में। वो फ्राइड होता है, फ्राइड होता है, बिल्कुल फ्राइड होता है। तो और मेरे ख्याल से ढाका फिश भी इंट्रोड्यूस हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सीजन्स में जब सर्दियाँ आती हैं तो ढाका फिश की तरफ। तो अब यानी आपका मौसम आने वाला मछली पोर्ट की खाई है, पोर्ट का से फिशरीज जो है ना वहाँ पर जो एक पूरी स्ट्रीट बनी हुई है। अच्छा। और वहाँ पे प्रॉन मछली और सब ताज़ा बना के खा रहे होते हैं। लॉबस्टर वगैरह, लॉबस्टर खा लेते हैं? लॉबस्टर मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा खाया है। अच्छा। लेकिन मुझे खास नहीं लगा वो लॉबस्टर इतना। और केकड़ा खाया आपने? वो भी खाया है, वो भी ज़िंदगी में एक दफ़ा खाया है। उसमें मेहनत बहुत है खाने में। अच्छा, मेहनत बहुत है इस वजह से नहीं खा रहे। वैसे खिलाए जाए शायद खा लें, लेकिन उसके अंदर कटिंग और उसके साथ वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम लगता है। मतलब इजी टू ईट है, इजी ईट जो है ना चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रॉन्स मुझे तो वो इजी टू सी ही नहीं लगता कि उसको देखना भी कि ये केकड़ा हम खाएंगे। हाँ, तो इसमें थोड़ी एहतियात ही रखिए। फिश के अंदर मैं कोशिश ये करता हूँ कि वहाँ जाऊँ जहाँ फ्रेश फिशेस का रुझान हो, तो वहाँ से थोड़ा आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। और अगर फिश खाएं तो फिर किसी अच्छी जगह से खाएं ताकि वो फिर उसी हिसाब से हो, वरना इसके अंदर बहुत खतरात होते हैं। कर रहे हो वो सही बात, खोता बिरयानी वाला मसला ना हो जाए लाहौर वाला। सही बात। अच्छा, दूसरे कंट्रीज़ के भी आपने विजिट्स किए हैं, कौन सा कंट्री आपको ज़्यादा अच्छा लगा? मैं गया था मालदीव्स। अच्छा। तो मालदीव्स एक लिहाज से मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे नेचर में है कि मैं सुकून तलाश करता हूँ। यानी मेरे नेचर में है ये कि मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हो जाता हूँ, कुछ हो जाता हूँ, तो फिर मुझे एक टाइम चाहिए होता है कि मैं अकेले जाऊँ या कोई फैमिली के साथ ही जाऊँ, लेकिन वहाँ शोर शराबा ना हो, सुकून हो। तो मालदीव इस हवाले से मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतनी वहाँ पॉपुलेशन होती नहीं है, आइलैंड्स होते हैं बेसिकली। तो वहाँ रहना सुकून से आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं होती, आप अपने तौर पे समंदर के साथ बैठें, थोड़ा टाइम पीसफुली स्पेंड करें। और बहुत छोटा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है, जज़ायर पर। और मैं आपको बताऊँ उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। हाँ, मालदीव मुस्लिम कंट्री, वो सार्क का भी मेंबर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बड़ी एक अच्छी जगह है। दूसरी जो आप कह लें पॉपुलेशन वाइज कह लें या वैसे कह लें तो मुझे मलेशिया ज़्यादा बेहतर लगा। अच्छा। क्योंकि उसके हाँ बिल्कुल महातीर मोहम्मद, तो उसके अंदर डेवलपमेंट भी है, एक थोड़ी हलचल है, और वहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो मलेशियन ही है, बिल्कुल ऐसी है। तो मलय लैंग्वेज कैसी लगती है आपको? मलय लैंग्वेज हमने सीखने की बहुत कोशिश की, कुछ वर्ड सीख गए हम वहाँ पर। अच्छा। तो लेकिन ये है कि ज़्यादातर वहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है क्योंकि अब मेजॉरिटी वहाँ चाइनीज़ की होती जा रही है। राइट। तो अच्छा, चाइना हर जगह घुस गया है और मुझे तो अब जो सीपैक डेवलप हो रहा है तो मुझे शायद मलेशिया की तरह ही नज़र आ रहा है पाकिस्तान जो है, लेकिन वहाँ फिर यहाँ में महातीर मोहम्मद जैसा भी कोई चाहिए होगा, अदरवाइज तो नहीं चल सकेगा ये। ऐसी मेरे ख्याल से हमारे जो करता धरता हैं वो शायद इस बात को पसंद ना करें, लेकिन उनके अंदर ये गट्स आ जाने चाहिए जो महातीर मोहम्मद के अंदर गट्स। एग्जैक्टली। अच्छा तारिक, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कंट्री का भी बता दिया, मुझे आपने खाने का भी बता दिया, आपने बचपन में कभी शरारत की है? कोई बचपन तो होता ही शरारतें, तो कोई ऐसी शरारत जैसे आप कहें मेरी बेस्ट शरारत थी वो? असल में क्या होता था कि जब मैं घर से बाहर निकलता था तो हमें कहा जाता था कि आप जो हैं वो मगरिब के वक्त वापस आ जाएं, इससे अजान हो और बस घर के अंदर। अजान वो अभी भी बुजुर्ग कहते हैं कि मगरिब के वक्त आप घर के अंदर होने चाहिए, मखलूकात उतरती हैं इस टाइम। तो अब हम कभी बाहर निकल जाते थे और साइकिलिंग का शौक़ था बचपन में, तो हम साइकिलिंग करते करते आगे आगे मोहल्ले निकल जाते थे। अच्छा, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन थी कि जो है ना आपको ये रिस्ट्रिक्शन है, इससे आगे साइकिलिंग करते हुए दूर नहीं जाना है। अब वो दोस्त थे, उनके साथ साथ हम आगे निकल गए। अब जब वो वहाँ से हम वापस आए तो मगरिब की अज़ानें हो गई, अंधेरा हो गया, अब क्या करें? तो फिर घर के गेट के साथ जो है वो होता था, स्टेप होते थे। अब वो वहाँ से यूँ चढ़े और घर के अंदर फलांग मार के हम छत पे चले गए। अच्छा, डायरेक्ट छत पे? हाँ, छत पे। अब आराम छुप के तो छत पे गए
और उसके 10-15 मिनट के आराम से छत से उतरते हुए आ रहे हैं। अरे वो हम छत पे चले गए थे, वो पतंग उड़ा रहे थे तो हम खड़े हुए देख रहे थे। अच्छा, वो पता नहीं चला किसी को किसी को पता नहीं चलता था कि हम तो मगरिब के बाद आए। मगरिब के बाद आए। अच्छा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते रहते थे घर के अंदर। लेकिन वो एक, मैं आज ये एवेल्युएट करता हूँ कि वो जितनी भी चीज़ें थी वो एक शरारत के तौर पर थी, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन आजकल जो मैं देखता हूँ कि अब शरारत तकलीफ में बदल गई। बिल्कुल। अब किसी को टीज करना शरारत में आता है, बल्कि अब तो फर्ज समझा जाता है कि हमने जब तक किसी को टीज नहीं किया, हमने एक बहुत बड़ी ड्यूटी छोड़ दी। ये ज़रूरी है करना, ये लाइफ का एक वो हिस्सा बन चुका है कि शायद अब मैं तो ये कहीं सोचता हूँ कि शायद हम सजदे में भी जाके ये सोच रहे होते हैं कि सामने वाले बंदे का हमने कितना नुकसान करना है, और अल्लाह पाक इन चीज़ों से बचाया। तो आपका मतलब बचपन की जो शरारती थी वो बेहतरीन गुजरी आपकी। आपके लिए कम्युनिटी में भी आपने यकीनन प्रोफेशन से हट के काम किया होगा। कम्युनिटी सर्विस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कम्युनिटी सर्विस करनी चाहिए, और ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि अगर आप किसी कम्युनिटी से गेन कर रहे हैं तो उसको गिव बैक भी करना होगा। जैसे कि अगर हम स्कूलिंग इसमें हैं तो अगर हम पेरेंट्स को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं तो उनको पेरेंट्स को डिलीवर भी करना है। ऐसे उस एरिया से अगर हम एक स्कूल चला रहे हैं उस एरिया में, तो उस एरिया के लिए भी डिलीवर करना है। ठीक है। तो मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है कि हम मैक्सिमम तौर पर जो है ना उस सोसाइटी को गिव बैक करें। जैसे कि हमने एक ज़माने में स्टार्ट किया था कि ईद जब हुई तो आपने याद होगा आपको, जब सैलाब आया था, जी तो सिंध में जब आया था तो उनके बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आकर बस गए थे, जो गवर्नमेंट ने अकोमोडेट किया था कि कुछ उस दौरान छुट्टियाँ भी चल रही थी। तो हमने फिर वहाँ उनके साथ ईद मनाई थी, और हमने ईद के गिफ्ट दिए उनको। फिर उनके साथ वहीं पर हमने चूल्हे का इंतज़ाम किया, शीर पकाई। अच्छा, शीर पकाकर, और फिर हमने वहाँ वो बोझ लेकर गए थे, हमने फिर वहाँ सबको शीर खिलाई और एक थोड़ा ईद का समा पैदा किया वहाँ पर। शीर मतलब हलवा नहीं, शीर कोरमा जो होता है, जो दूध की शीर बनती है। अच्छा, शीर खोरमा जी, वो हमने वहाँ बनाई। अच्छा। और सबको खिलाई। और हर साल रमज़ान में हम कुर्ता शलवार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। उन लोगों को जो ईद की कुर्ता शलवार नहीं ख़रीद सकते, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और सिलसिला फादर ने शुरू किया था मेरे ख्याल से, जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो उन्होंने अपने करीब के लोगों से स्टार्ट किया, फिर वो बढ़ता मतलब आप समझ लें 10 लोगों से स्टार्ट हुआ था, अब वो 500 से ऊपर फिगर चली गई है। और हम कुर्ता शलवार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इस वक्त फ़िलहाल से भी कराची तक महदूद है, सिंध तक? हाँ जी, बिल्कुल सिंध तक ही है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी रीच हम नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें ऐसे होते एक बहुत बड़ा फंड इन्वॉल्व होता है। तो हम थोड़ा सा उसमें चीज़ों को देखकर चल रहे होते हैं। फिर दूसरा सिलसिला जो अभी हमने स्टार्ट किया है वो है कि ओन योर सिटी, अपने तौर पर जो हमने स्टार्ट किया है। और मैं लोगों को प्रमोट भी करता हूँ कि जहाँ ज़िम्मेदारी हमारी शहरी हुकूमत की, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, वहाँ ज़िम्मेदारी हमारी अपनी भी है। एज अ कराचाइट हमारी अपनी रिस्पांसिबिलिटी भी है। जो एक सबसे बड़ा मसला है कचरे का, कचरा पैदा कौन करता है? हम करते हैं, गवर्नमेंट पैदा नहीं करती। और बहुत दुख होता है जब दूसरे जगहों के लोग हमें कराची की जगह कचराची कहते हैं कि आप लोग तो कचरे को बहुत पसंद करते हैं, हर जगह आपका कचरा नजर आता है। बिल्कुल ऐसे। तो शायद गवर्नमेंट कचरा वाकई आपकी बात, गवर्नमेंट तो देखें अपना किरदार अदा करती है, वो एक जगह कचरा है वहाँ से उठा के चली जाती है। अब उसमें दोबारा उसको फिल किया जा रहा है, तो ये हमारी आवाम फिल कर रही है। तो बच्चों को हमने एक CSR एक्टिविटी कह लें या कम्युनिटी डेवलपमेंट कह लें, हमने बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, और रेजिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाम से एक हमने प्रोग्राम बच्चों का स्टार्ट किया। इज इट अ कैंपेन? यस, इट्स अ कैंपेन। और उसके अंदर हम बच्चों को डिफरेंट जो है ना वो एक तो नॉलेज देते हैं, फिर उनको हम प्रोजेक्ट्स देते हैं कि आप अपने मोहल्ले की कोई मसला आइडेंटिफाई करें, और आपका जो ग्रुप है जो 5 to 10 स्टूडेंट्स का, वो उसका हल लेकर आए, और हल लाने के बाद आप उसकी फंड रेजिंग करें। और फंड रेजिंग इट्स अ काइंड ऑफ सोशल एक्शन प्रोजेक्ट। बिल्कुल ऐसी। अब वो फंड रेज कहाँ से करते हैं? वो स्कूल से करते हैं, हमारे पास भी आते हैं। डिफरेंट स्कूल्स के अंदर हमने स्टार्ट किया तो ओनर्स ने भी इसको अप्रिशिएट किया, उसमें साथ मिले। और जैसे किसी इलाके में सफाई नहीं होती थी तो वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के उन बच्चों ने साफ़ किया। अब जब उन बच्चों ने किया तो शाम में वो खेलते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने मेक श्योर किया तो दोबारा कोई कचरा ना फेंके यहाँ पे। फिर उन्हें प्लांटेशन की ताकि थोड़ी ऑक्सीजन लेवल वहाँ अच्छी हो। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर डस्टबिन, पैसे इकट्ठे किए, डस्टबिन खड़ी कर दी वहाँ पर, और वहाँ पे इस तरह से हमने रेजिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोग्राम लेकर आए। फिर उसके बाद
थर्ड फेज़ जो था हमारा वो उसमें हमने ये स्टार्ट किया कि हमने चौक जो होते हैं, जो राउंड अबाउट्स होते हैं, उनको ओनरशिप स्टार्ट की। और वो स्टार्ट पहले मैंने अपने पास से की। ओके, मैंने 2 राउंड अबाउट्स को ओन किया हुआ है। राइट, उसकी सफाई, उसकी जो है ना मेंटेनेंस, ये मेरी जिम्मेदारी है। राइट, गवर्नमेंट से मैंने उसको अडॉप्ट किया राउंड अबाउट को। Right. और वहाँ पे पहले कचरा होता था, अब मैंने रेगुलर एक स्वीपर वहाँ लगाया हुआ है, सफाई अच्छा, करवाता हूँ, right, उठवा लेता हूँ। right. ग्रास जो होती है ख़राब होती है तो पानी दिलवाते हैं उसकी, ग्रास Right, की। right. तो ये हम सबको अपने करीबी जो जगहें हैं उनको ओन करना पड़ेगा। तो उसकी आप मॉनिटर कैसे करते हैं उसे तारिक? जैसे आपने ये ओन किया है राउंड अबाउट को, तो थ्रू आउट उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है? क्या आया ये सारी चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं? उसकी मॉनिटरिंग इसी तरह होती है कि मैंने अपने तौर पर उन जगहों को चूज़ किया जहाँ से मैं रोज़ाना गुजरता हूँ। ठीक है, मतलब अपने घर से स्कूल आने तक, जो मेरा अपना स्कूल है, वहाँ यहाँ तक आने में जो जगहें हैं 2, वो मैंने इसलिए रखी ताकि मैं रोज़ाना देखूँ उसको। राइट, और मैंने लोग रखे हुए हैं जो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, उसकी वेजेस होती हैं। राइट। तो ये छोटा सा पार्ट में प्ले कर इट मींस कि इस तरह आपने एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुई है। बिल्कुल ऐसी है। तो और उससे फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सा लोगों में एक अच्छा सेंस डेवलप हुआ, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो इस तरह थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन मिली कि भाई हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, हम भी इसको अच्छा कर सकते हैं। तो एक हमने स्कूल्स को भी कहा कि, और मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि आपको कुछ ओन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने घर के बाहर की जो बाउंड्री है, सिर्फ उसी को अगर आप ओन कर लेंगे, उसी की सफाई आप मेंटेन कर लेंगे, वही आपका स्टार्ट हो जाएगा। और सब अगर अपने गेट के बाहर ओन करना शुरू कर देंगे रोड को, खूबसूरत तो कराची आ जाएगा, सब कराची खुद ही हो जाएगा। अक्सर आप ये खुद देखते हैं कि मेरे घर में पानी आ रहा है, मुझे सफाई करनी है, मैंने पाइप लगाया, यूं करके मैंने पानी बहा रहा हूँ, और पानी मुझे गर्ज नहीं है कि पानी कहाँ जा रहा है। मेरा घर साफ हो गया, पानी रोड पर चला गया, रोड पर भी चला गया, चले पानी इवेपोरेट हो जाता है इवेंचुअली, लेकिन उससे जो रोड टूटती है, खड्डे बनते हैं, तो उससे तकलीफ उस घर वाले को भी होती है, वहाँ से गुजरने वाले को भी होती है। और फिर पानी का यूज़ भी किस तरीके से हुआ है, मतलब बेजा इस्तेमाल हुआ, ज़ाया हुआ वो पानी, वो भी देखना होता है। बिल्कुल ऐसी। तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम मैक्सिमम तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जब हमारे पास एक कौम का मुस्तकबिल पड़ने आ रहा है, बिल्कुल, तो उस मुस्तकबिल को अगर हम एक डायरेक्शन की तरफ लगा देंगे, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो शायद हम अपनी आखिरत भी संभाल लें और इस मुल्क को भी संभाल लें। माशाल्लाह, आपकी सोच माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन सोच है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे मैं शाह साहब से बात कर रहा हूँ इस वक्त, सैयद खालिद शाह साहब से, अल्हम्दुलिल्लाह के तारिक जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक पूरा एक साया नज़र आ रहा होता है, तो वो तारिक में बिल्कुल वो परवरिश, वो तरबियत, वो सब माशाल्लाह से नज़र आ रही है। जिस तरह की तारिक ने बातें भी की कम्युनिटी सर्विस के हवाले से, ऑलरेडी हमारे शहर में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब तक इसको तारिक की तरह हम सामने नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का कुछ असर नहीं होगा। इट डज़ंट मीन कि आप शो ऑफ़ कर रहे होते हैं, यहाँ शो ऑफ़ करना नहीं होता, यहाँ एक्चुअली दूसरे को इनकरेज करना होता है कि आप किस तरीके से दूसरे शख्स को इनकरेज करेंगे कि वो भी ये काम करे, उसका आपका वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये हमें देखना होता है और उस पर वर्किंग करनी होती है। नाजरीन, आज के इंटरव्यू को आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। इंटरव्यू को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम कम्युनिटी के लिए, यूथ के लिए, ओवरऑल पाकिस्तानीज़ और जितनी भी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई एक मुख्तसर सा खूबसूरत सा मैसेज दे दें। बिल्कुल, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्लोगन हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हम स्लोगन हमेशा से देख रहे हैं, लव पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान, इसमें हमें जो है वो किरदार अब अदा करना चाहिए। और अब ये वक्त है कि अगर हम खुद खड़े होकर इसका किरदार अदा नहीं करेंगे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर, तो ये मुल्क जो है वो बहुत पीछे चले जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम में वो जज्बा कायम है, जब कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी होती है, तो हम सब एक यकजा होकर उसका सामना करते हैं। इसी वजह से आज ये मुल्क कायम है। लेकिन हमें अब और छोटे छोटे मसाइल के अंदर भी यकजा होना पड़ेगा और अपने इस मुल्क को ओन करना पड़ेगा, अपने इलाके को ओन करना पड़ेगा, अपनी गली को ओन करना पड़ेगा, अपनी फ्रेंड्स को, अपने
एक्वेंटेंसेस जो होते हैं, आपके जानने वाले जो होते हैं, इन सबको ऑन करें, उनके मसाइल में आप बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। और मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली कि आप जो है ना अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रास्ते पर लगाएं। आपके पास बहुत एनर्जी है, जो नई यूथ है ये एनर्जेटिक यूथ है, तो आपको अगर आप अपनी एक एनर्जी को पॉजिटिव रास्तों पे लगाएंगे, लोगों के मसाइल हल करने पे लगाएंगे, लोगों के मसाइल के हल का सलूशन लेकर आएंगे, उसमें कोई एक चीज़ डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, उस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को इवेंचुअली फ़ायदा होगा। तो हम सबको एक होना है और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह में इस मुल्क को और हम सबको एक यूनिटी के साथ हमेशा कायम रखे और इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे। जी, तो मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप पेज ज़रूर लाइक करें, क्योंकि हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको ये प्रमोट कर रहे हैं, तो हम सबको चाहिए कि उनकी स्टोरीज़ जानें और उसको आगे शेयर भी करें। रिक्लेम योर लेजेंड, और ये बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ये जो हमारे पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको इंकरेज भी कर रहे हैं, दूसरी चीज़ उनको प्रमोट भी कर रहे हैं ताकि उनकी खदमात जो हैं वो आगे तक पहुँचें। तो आप सब उसको लाइक भी करें, बेल आइकन को क्लिक करें, उस पर जाके ऑल क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि इनकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें, और उसको मैक्सिमम तौर पे जब भी आप देखें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देख सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक शाह। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे आज के इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा और सैयद तारिक शाह की बेहतरीन बातों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या भी किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो वो आप कमेंट में हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल के ज़रिए तारिक शाह से अगर रब्ता करना चाहें तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं। रिक्लेम योर लेजेंड्स, हमारे चैनल को अगर आप लाइक करेंगे तो लाइक करने का मतलब ये होगा कि आपको हमारे वो कंटेंट पसंद आए। अगर कंटेंट पसंद आया तो उसे आप यकीनन फिर दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, और शेयर करने के साथ साथ आप पर ये बात भी लाजिम हो जाएगी कि आप उसे सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जितनी भी आगे की वीडियोज़ हैं, जितने भी आगे के इंटरव्यूज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सकें। तो इजाज़त दीजिए ज़फ़र इकबाल को, आज तक के लिए इतना ही। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।